हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 23 नवंबर। 23 नवंबर यानी कि 23 नवंबर की डेट है। और आज के दिन पे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं न्यूज़ में, उन सभी को एनालाइज करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आए हैं, एनालाइज करेंगे दोनों को ही आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में, डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस में। इसको आप द हिंदू एनालिसिस भी कह सकते हो, लेकिन खासियत यही है कि इसमें सिर्फ द हिंदू नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस को भी हम एनालाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, लेकिन बता दूं कि इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आप हमसे। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आईएएस शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी। जरूर से ज्वाइन करना क्योंकि पीडीएफ यहीं मिलेगी। ऑलराइट, ओनली एंड ओनली 187 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। और अगर निकालना है ना यूपीएससी, तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा चीजों को। तो दिस इज अ अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। Today's pinch of positivity says you do not just wake up and become the butterfly. Growth is a process. किसी की भी सक्सेस देखकर हमें लगता है कि इसका सही है, ठीक है, इसका सही है, नहीं होता। उसके पीछे हजारों स्ट्रगल्स, हजारों फेलियर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आज पढ़ना शुरू किया और कल आईएएस बन गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत महीनों की, बहुत सालों की इसमें स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एक प्रोसेस है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज मैंने पढ़ना शुरू किया और कल से ही मैं एक्सेल करने लग जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो, ओके। अल्टीमेटली इस प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि अगर आप इसमें परसिस्टेंट रहे ना, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। ऑलराइट, चलो। पहला आज का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। कनेक्ट कर सकते हो पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पे के एम जोसेफ, इनका कहना क्या है? कहना इनका ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना, जानबूझकर ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स लेकर आ रही है जिनकी एज जो है वो ऑलरेडी 65 पे पहुंचने वाली है। और इन इलेक्शन कमिश्नर्स को कुछ ही महीनों का, कुछ ही मंथ्स का टाइम मिल पाएगा इस पोजीशन पे रह के कुछ करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जानबूझकर इलेक्शन कमिश्नर्स ऐसे चुन रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऐसे चुन रही है जिनके पास बहुत ज्यादा समय है नहीं कुछ रिफॉर्म लाने का या कुछ बड़ा करने का, ओके। और इसके कारण यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इनकी इंडिपेंडेंस को हिंडर किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। ये कहना है जुडिशरी का, जुडिशरी के एक जज का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ना, उनका टेन्योर जो है 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर्स एज, ओके। जो भी पहले हो जाए। तो 6 ईयर्स तो कंप्लीट तब होंगे ना जब इतना स्कोप होगा। मतलब अगर कोई पर्सन 59 ईयर्स का है, तब जाके तो वो 65 ईयर्स तक में अपने 6 साल का टेन्योर पूरा करेगा। अब आप लेते ही ऐसे लोगों को हो जो 63 64 ईयर्स के हैं, सो दैट मैक्स टू मैक्स 1 साल रह सके। और बहुत मुश्किल से 1 साल भी रह पा रहे हैं, कुछ मंथ ही रहते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर और चेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं वो नहीं आते, कुछ कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टाइम तो समझने को ही लग जाता है सिस्टम को, ओके। तो ये शिकायत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो ये एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है। मल्टी मेंबर्ड इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर इसमें नहीं है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं, ठीक है। और साथ में इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, सभी को अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म होता है 6 ईयर या 65 ईयर ऑफ एज। रिमूव कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीचमेंट के बेसिस पे, और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही हटाया जा सकता है, ओके। यहाँ पे जो जुडिशरी के जज हैं उनका ये भी कहना है कि भाई इम्पीचमेंट तो तब करोगे ना आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जब उसके 6 साल पूरे होंगे। 6 ईयर का टेन्योर मिलता ही नहीं तो पूरा कहाँ से होगा, कहाँ से इम्पीच करोगे? कुछ महीने के लिए आया कोई इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहाँ से इम्पीच कर दोगे, ओके। तो स्ट्रक्चर की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 1989 में इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसमें पहले क्या होता था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बाद में 1989 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको बढ़ाया गया और मल्टी मेंबर्ड बॉडी कर दी गई। अभी 3 होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके। साथ में बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो यहाँ पे पार्ट 15 जो है, पार्ट 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है इलेक्शंस की, ओके। इसमें 324 से लेकर 329 तक आप देख सकते हो अलग अलग बातें होती है इलेक्शन कमीशन की। जैसे इलेक्शन कमीशन की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल की बात करता है, इलेक्शन के कंट्रोल की बात करता है ये वाला आर्टिकल। 325 में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन को आप इन एलिजिबल नहीं बता सकते रिलीजन,
कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। ओके, इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा कहता है ये कि 326 आर्टिकल जो है ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करता है, सभी को यहाँ पे अडल्ट सफरेज मिलेगा, यानी कि सभी को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। आर्टिकल 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस को लेकर कुछ भी प्रोविजन बनाने की। एंड 328 में कहा गया है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। ओके, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है। 329 में कहा गया है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, ऑलराइट, आरबीआई की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इशू है रिगार्डिंग आरबीआई, पेपर 3 इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो। आरबीआई जो है बड़े टेंशन में है क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है कम हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं यहाँ पे सामने। आरबीआई के गवर्नर और जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स के जो एमडीज हैं, सीईओज हैं, उनके साथ एक मीटिंग करी है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम क्यों हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का क्या स्टेटस है, और क्या हमारी क्रेडिट ग्रोथ भी कम हो रही है। अब डिपॉजिट ग्रोथ मतलब क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ मतलब कि जो हम सेविंग बैंक अकाउंट में करते हैं ना डिपॉजिट, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया और हमारा जो क्रेडिट वो करंट बैंक अकाउंट होता है, इन सब में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। इसकी यहाँ पे डिपॉजिट करने की ग्रोथ कम हो रही है, ये दिख रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन दिया जा रहा है जो बैंक्स के थ्रू, तो बैंक्स जो लोन दे रही हैं आम आदमी को, उसकी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब ये है। आते हैं आर्टिकल पे, देखा जा रहा है कि गवर्नर और बाकी सारे डिप्टी गवर्नर्स वगैरह प्राइवेट और पब्लिक बैंक के जो एमडी सीईओज वगैरह हैं उनसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे अक्नॉलेज करने वाली बात यह है कि उनको समझ में आ रहा है कि प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितने जरूरी हैं। तो गवर्नर ने इन सभी बैंक्स के एमडीज और सीईओ को वॉचफुल रहने का कहा है, अलर्ट रहने का कहा है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। कई सारे ग्लोबल स्पिलओवर्स आने वाले हैं, यानी कि ग्लोबल कंडीशन जो है ना वो कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है, जिसके कारण हो सकता है कि बैंकिंग पे या इकोनॉमी पे हमारी असर पड़े। इसीलिए गवर्नर ने बोला थोड़ा सा वॉचफुल रहना है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में भी। अगर बात करें वॉचफुल की, कि वॉचफुल रहने का क्यों कहा है, तो यहाँ पे आरबीआई के हिसाब से 3 बड़े सोर्सेज हैं जिसके कारण हमको वॉचफुल रहना चाहिए। पहला है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण यूरोप में बहुत मंदी चल रही है, यूरोप में एनर्जी सप्लाई नहीं मिल रहे, तो उसका असर इंडिया पे भी आ सकता है। दूसरी चीज, चाइना में बहुत स्लो डाउन चल रहा है क्योंकि चाइना में बार बार लॉकडाउन लग रहे हैं अभी भी कोविड के चलते। और तीसरा है कि हमारे देश में भी कोविड के बाद से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आपको पता है 6% से ज्यादा है इन्फ्लेशन अभी इंडिया में भी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो अपने जो इकोनॉमी है उसमें टाइटनिंग करती हैं या उसको ईजी करती हैं, जो भी करना होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करती हैं। अभी 2 बड़े वेज हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको पहली चीज तो ये समझनी है कि एक्सटर्नल डिमांड जो है, एक्सटर्नल डिमांड अगर गिरेगी तो हमारा एक्सपोर्ट डिमांड भी गिरेगी, और उसके चक्कर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। ओके, और इसके साथ में डोमेस्टिक डिमांड के साथ भी हमारा कनेक्शन है। इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई है, इसके कारण इंटरेस्ट रेट जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करेंगे। ओके, और इसका असर देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन हाई होने के कारण, ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई होने के कारण क्या हो सकता है कि सभी लोग, सभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा निकाल के बाहर इन्वेस्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो रुपये की जो वैल्यू है वो डिप्रीशिएट करेगी, और रुपये की वैल्यू डिप्रीशिएट करेगी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे असर पड़ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि हम कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। वाई? क्योंकि हमारी रुपये जो है बहुत ज्यादा डिप्रीशिएट कर गई है इन फ्रंट ऑफ डॉलर। ओके, तो हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, पहले 100 रुपए का मिल जाता था, अब 120 रुपए का मिल रहा है, तो वहां पे भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ओके, इसके साथ डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो देखो डिपॉजिट ग्रोथ तो अभी ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो भाई, डिपॉजिट जितना आएगा बैंक में, जैसे मान लो कोई ये बैंक है, ठीक है, ये मान लो ये कोई बैंक है, और इसमें मान लो कि 100 रुपया आता है। अब ये 100 रुपया क्या है, ये डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट आएगा तभी तो बैंक इस 100 रुपये में से कुछ पैसा क्रेडिट के फॉर्म में दे पाएगा। तो यहाँ पे मान लो इन्होंने 80 रुपया दे दिया क्रेडिट के फॉर्म में, तो जितना डिपॉजिट आएगा उसी बेसिस पे क्रेडिट दिया जाएगा। इसीलिए क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ पे डिपेंड करती है। ओके, अभी देखा ये जा रहा है कि अर्बन डिमांड और रूरल डिमांड में थोड़ा सा तालमेल नहीं है। अर्बन डिमांड अच्छे से रिकवर कर गई है, रूरल डिमांड अभी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ओके, और यहाँ पे देखा गया है कि क्रेडिट ग्रोथ तो हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ धीरे धीरे गिर रही है। इसके 1-2 कारण
है। डिपॉजिट ग्रोथ पहली इसलिए गिर रही है क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हमारे क्रेडिट ग्रोथ में बढ़े हैं, लाइक जो लोन देने के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं बैंक्स के थ्रू, वही सेम इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट या जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें नहीं बढ़ाए गए। तो इंटरेस्ट रेट आप डिपॉजिट के टाइम पे नहीं बढ़ा रहे लेकिन क्रेडिट के टाइम पे बढ़ा रहे हो, उसके कारण भी ये हो रहा है। ओके। और असेट क्वालिटी की बात करें तो एनपीएस की बात करें, जो ग्रॉस हमारे एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है। एनपीए जो है, नेट एनपीए हमारा 1% से डिक्लाइन हुआ है। ओके। तो ये बस मेजरली यही बताना था। कॉर्पोरेट एनपीएस जो है उनका माना जा रहा है कि ये और नीचे आएंगे, ठीक है, डिक्लाइन होंगे, क्योंकि हमारे नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है एनपीएस को रिजॉल्व करने का। एनपीएस जिनको नहीं पता बता दूं, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है कि अगर कोई, मान लो कोई बैंक है, इस बैंक से मैंने ये मैं हूँ एम पर्सन, ठीक है, मैंने इनसे 100 रुपया लिया कि मुझे लोन दे दो। अब 90 डेज हो गए हैं मैंने लोन लिए हुए, मैंने ना इंटरेस्ट चुकाया है ना प्रिंसिपल चुकाया है, तो मेरा ये 100 रुपया जो हो गया ना, ये बैंक के लिए एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अभी डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत बढ़ नहीं रहे हैं। ओके। इसमें कुछ बातें कर लें तो देखो, पहली चीज तो ये कि बैंक डिपॉजिट्स जो हैं उसमें आप देखते हो जो मनी आप अपने बैंक में प्लेस करते हो ना सेफ कीपिंग के लिए, उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं। इसमें आपके पास राइट होता है कि आप विड्रॉ भी कर सकते हो इस अकाउंट से। ओके। अच्छा। बैंक डिपॉजिट्स की बात करें इंडिया में तो चार तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला तो होता है करंट अकाउंट, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, इसमें जितने चाहो उतने विड्रॉवल और जितने चाहो उतने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ये एक तरह का डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है, यानी कि जब आप चाहो तब आप विड्रॉ कर सकते हो पैसे को। ओके। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्मूथली चलाने के लिए ये करंट अकाउंट होता है। इसमें कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी होती हैं, यानी कि मान लो अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ही हैं और आपको 20,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, तो आप कर सकते हो, यह 10,000 रुपये आपके ऊपर उधार चलेगा। ठीक है। तो ये अकाउंट होल्डर जो है अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ करने का ये ऑप्शन देता है करंट अकाउंट आपको। ओके। दूसरा होता है सेविंग बैंक अकाउंट, जो जनरली इंडिविजुअल्स यूज करते हैं पैसा रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं रखता क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। ओके। और इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इतना पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, और ये इसलिए होता है कि आप डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाओ। ठीक है। इसके बाद होता है तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें क्या होता है कि आपका मंथली बेसिस पे इतना इतना पैसा कट ही जाएगा और वो जाके डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। ओके। तो स्पेशल टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट है। टर्म टर्म डिपॉजिट यानी कि एक टाइम के बाद आप इसको निकाल सकते हो। हालांकि आप पहले भी निकाल सकते हो लेकिन पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी भी लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बाकी अकाउंट से, बाकी बैंक अकाउंट से बेटर रहता है। और इन्वेस्टमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हो बैंक्स के साथ या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। ओके। नेक्स्ट इशू पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पेंशन फॉर वुमेन आईएएफ ऑफिसर्स। तो हुआ क्या है यहाँ पे, पेपर 2 कनेक्ट कर सकते हो इसको गवर्नमेंट पॉलिसी से। हुआ कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि 32 शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो ऑफिसर्स हैं, वेमेन ऑफिसर्स हैं, इनको कम से कम आप पेंशन तो दीजिए। ये इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करती थी। इन्होंने 12 साल लंबी लड़ाई लड़ी, किसके लिए, परमानेंट कमीशन के लिए। लेकिन जब तक परमानेंट कमीशन मिला तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। ये तो नहीं कर पाएंगी परमानेंट कमीशन सर्व, लेकिन इनके कारण बाकी लोग कर पाएंगे और इनको कम से कम पेंशन तो मिलनी चाहिए, ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा। ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये वेमेन ऑफिसर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे से खुद से इंटरवीन किया है अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 स्पेशल लीव की बात करते हैं, यानी कि जो जुडिशरी है वो खुद से इसमें इंटरवीन कर सकती है किसी को जस्टिस देने के लिए। ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे आर्मी में क्या अभी परमानेंट कमीशन मिल रहा है। देखो परमानेंट कमीशन क्या है, पहले एसएससी में सिर्फ 10 साल की आपको कमीशन मिलती थी अगर आप एक वुमेन हो। ठीक है। उसको एक्सटेंड कर सकते थे आप 4 साल तक, यानी कि 14 ईयर्स की कमीशन मिलती थी। उसके बाद आपका आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जो करियर है वो खत्म, अब आप जाके कुछ और कीजिए, ऐसा होता था। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करती थी। यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स ने बोला हमको परमानेंट कमीशन चाहिए जैसे मेल्स को मिलती है, कि आप पूरा अपनी लाइफ का करियर जो है एक साथ आर्म्ड फोर्सेस में बना सको। ठीक है। तो परमानेंट कमीशन की बात हुई। नेवी एंड एयरफोर्स जो है उन्होंने तो कब से ही परमानेंट कमीशन ऑन कर दिया था, लेकिन आर्मी में अभी अभी हुआ है। बबीता पुनिया केस आया फरवरी 2020 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्मी में भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए विमेन को, और ये कमांड पोस्टिंग पे मिलना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको कॉम्बैट रोल्स दो, यानी कि जो सोल्जर्स के फॉर्म में जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो सोल्जर्स गए थे ना, तो वैसे वैसे कॉम्बैट रोल्स मत दो, लेकिन कमांड पोस्टिंग्स तो दे ही सकते हो।
सुप्रीम कोर्ट का अभी एक और जजमेंट आया, लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया कि जो आर्मी जिस तरीके से सिलेक्ट कर रही है, इवेल्युएशन कर रही है, वो काफी बायस्ड है टुवर्ड्स मेल्स। ओके, तो डिस्प्रपोर्शनली अफेक्ट कर रहा है टू द विमेन ऑफिसर्स। ओके, और इसके साथ ये भी कहा गया कि कई सारे अभी यहाँ पे डिबेट्स हुई, और इसमें ये कहा गया कि विमेन जो है अभी मेडिकल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट वगैरह के तौर पे रहती हैं आर्मी में भी। और एनडीए में एक चीज चेंज की गई है, पहले एनडीए सिर्फ बॉयज के लिए हुआ करता था, अब इसमें गर्ल्स की भी वैकेंसी निकाली गई है, 19 वैकेंसीज हैं गर्ल्स की। ओके, इसके साथ में अग्निपथ स्कीम आई, उसमें भी विमेन का इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे परमानेंट कमीशन क्या होता है। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि एक पूरा करियर आप आर्मी में ले सको टिल रिटायरमेंट। ओके, अभी क्या होता है, 10 साल का होता है ये करियर, और उसके बाद आपको छोड़ना पड़ता है, मैक्स टू मैक्स 4 साल तक आप एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, तो अगर परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो 4 साल का एक्सटेंशन अभी तक मिल रहा था। ओके, और यहाँ पे आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट करना 1992 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन किस रोल पे, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इस रोल पे। ठीक है, नॉट इन कॉम्बैट रोल्स। ओके, और वो तो अभी भी नहीं शुरू किया गया है। तो अभी बात ये हो रही है कि परमानेंट कमीशन देने से गवर्नमेंट क्यों झिझक रही थी। गवर्नमेंट के लॉजिक्स ये थे, देखो, पहला इनका लॉजिक था कि जो वुमेन है दे अंडरगो मदरहुड, उनको चाइल्ड केयर करनी पड़ती है, उनकी साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, और आर्मी में ये सब नहीं चलता। आर्मी में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, और वुमेन जो है वो अपनी फैमिली इश्यूज में इतनी उलझी हुई रहेंगी कि हमारे आर्मी में डेडिकेटेडली काम नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज़, फैमिली सेपरेशन की बात करी कि अगर वुमेन दूर रहेगी तो हस्बैंड का ख्याल कौन रखेगा। करियर प्रोस्पेक्ट जो है स्पाउस के यानी कि हस्बैंड के अफेक्ट होंगे। बच्चों के एजुकेशन का क्या, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो विमेन है उसको काफी लंबे टाइम का ऑफ देना पड़ेगा, छुट्टी देनी पड़ेगी। मदरहुड एक चैलेंज है। तीसरी चीज, फिजिकल लिमिटेशंस। ठीक है, सोल्जर्स जो हैं उनको चाहिए डिफिकल्ट टेरेन में वो काम कर सकें, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में काम कर सकें, और वुमेन उतनी फिट नहीं होती हैं कॉम्बैट रोल्स के लिए, ये कह रही है गवर्नमेंट। चौथी चीज की गई कि बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस है, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे जो मेन ऑफिसर है, मेल ऑफिसर हैं, ये रूरल एरिया से आते हैं, और ऐसे में ये एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं अपने ऊपर किसी विमेन को, अपने से ऊपर वाली पोजीशन पे किसी विमेन को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा डाउट है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये सारे तर्क दिए गए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह इनको लताड़ा कि भाई तुम आज के जमाने में ये सोचते हो, 21st सेंचुरी है, और तुम्हें लगता है विमेन आर लेसर देन मेन, और तुम्हें क्यों लगता है कि भाई मदरहुड हो गया या फिर स्पाउस के करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ विमेन की या वाइफ की है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पेट्रियार्कल सोच को हटाओ, और विमेन को भी अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में दो परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन अब विमेन को मिल चुका है। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स में तो काफी सारे डिपार्टमेंट में मिला हुआ है। ओके, लेकिन जो आर्मी है उसमें कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स में मिला है परमानेंट कमीशन। ओके, इसमें सभी रोल्स में नहीं मिला है, स्पेशली कॉम्बैट रोल्स में तो नहीं मिला है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आप देखोगे इंडियन एयरफोर्स में ही है जो विमेन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, विमेन सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में आपको देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे देखो, ये दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 42,000 पर्सनल हैं आर्मी में, लेकिन सिर्फ 1500 विमेन है। ठीक है, यहाँ पे 489 विमेन है, यहाँ पे 1600 विमेन है आउट ऑफ 1200। तो बहुत ज्यादा परसेंटेज जहाँ पे विमेन का है ना वो इंडियन एयरफोर्स में है। ओके, ऑल राइट, तो बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो, ये सब कुछ आया था ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग परमानेंट कमीशन। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा इशू है, पुतिन अनवील्स रशियाज आर्कटिक पावर विद लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स। हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि आपको पता है रशिया की लोकेशन कहाँ, रशिया की लोकेशन पहले तो दिखाती हूँ, रुको जरा। ये देखो, ये है रशिया। ठीक है, रशिया के आसपास यहाँ एक आर्कटिक सर्कल आता है, यानी कि बहुत ठंड होती है यहाँ पे, सब चीजें जम जाती है ड्यूरिंग विंटर्स, स्पेशली इस कोस्ट पे, बाल्टिक सी वाले रीजन में, इस तरह के कोस्ट पे बहुत जम जाती है चीजें। तो रशिया का नेविगेशन बहुत डिफिकल्टी में आ जाता है। ठीक है, रशिया कैसे नेविगेट करे, तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए और आर्कटिक एरियाज का जो फायदा है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठाने के लिए रशिया एक प्रोग्राम लेकर आया जिसमें रशिया आइस ब्रेकर्स को यूज करा है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स क्या होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगे और आइस को ब्रेक करेंगे जहां पे भी आइस होगी, सो दैट नेविगेशन यहाँ पे इनेबल की जा सके। तो अभी यहाँ पे कई सारे आइस ब्रेकर्स लेकर आया है रशिया। जैसे अभी वाला जो है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, यहाँ पे देखो, सिबिर
सिबिर इसका नाम है। ओके, तो देखो यहाँ पे कई सारे आए, जैसे याकुतिया आया है एक। ओके, उसके अलावा यहाँ पे देखो अर्कित का आया है, फिर सिबिर आया है, अभी चुकोत का आने वाला है। तो ये सब क्या है, ये सब आइस ब्रेकर्स हैं, यानी कि आइस को ब्रेक करेंगे सो दैट रशियन नेविगेशन जो है वो इनेबल हो सके। इसमें आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज के कारण सी जो है वो जो ग्लेशियर में मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। तो ऐसे में नए नए रिसोर्सेज ओपन अप हो रहे हैं इस रीजन में, जैसे गैस रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज ओपन हो रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पे रशिया जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स का यूज कर रहा है। ओके, तो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर की बात करें रशिया की, इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 2220 वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप तो इसको ऐसे याद रखो, वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिबिर, जो कि आर्कटिक रीजन में ये जो बर्फ जम गई है उसको क्लीन अप करेगा, सो दैट आर्कटिक रीजन में ये जो रशियन नेविगेशन है वो हो सके। ओके, और यहाँ पे इसी तरह से आइस ब्रेकर्स को और भी कंट्रीज यूज करना जाने वाली हैं। ओके, देन नेक्स्ट इशू आता है हमारा एनवायरमेंट से कनेक्टेड इशू है रिगार्डिंग साइट्स। तो हुआ क्या है, देखो पहले साइट्स क्या है समझ लो इस चीज को। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें सभी स्टेट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये आया था 1963 में एज अ रेजोल्यूशन इन IUCN। ओके, तो साइट्स है क्या, साइट्स एक कन्वेंशन है, एक एग्रीमेंट है जो 1975 में फोर्स में आया। आज के टाइम पे 184 पार्टीज इसकी मेंबर्स है, और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना वाइल्ड एनिमल्स में, उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये साइट्स। तो वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स में जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इंश्योर करता है साइट्स, और यहाँ पे कोशिश करता है कि सर्वाइवल जो है वो थ्रेटन ना हो। मतलब अगर आपको वाइल्ड लाइफ में कुछ ट्रेड करना भी है तो करिए, लेकिन ऐसा करिए कि वो जो वाइल्ड लाइफ है उसकी स्पीशीज थ्रेटन ना हो, उनका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। साइट्स का सेक्रेटेरिएट जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, UNEP में है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में। ओके, और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग एडवाइजरी और सर्विसिंग रोल्स में है। ओके, तो यहाँ पे कन्वेंशन जो है ये कोऑर्डिनेटिंग एडवाइजरी और सर्विसिंग रोल्स में है। इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, हर 2 साल में एक पार्टी होती है, यानी कि एक मीटिंग होती है। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग यहीं पे होती है। इंडिया ने COP3 जो थी साइट्स की वो लॉन्च की थी इंडिया में, न्यू दिल्ली में 1981 में। और साइट्स याद रखना लीगली बाइंडिंग है सभी के लिए। तो साइट्स कुल मिला के क्या है, साइट्स एक एग्रीमेंट है जिसमें ये डिसाइड होता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो आप कर तो सकते हो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फौना में, लेकिन ये ट्रेड जो है रेगुलेटेड होगा, और रेगुलेटेड होके ही फिर इस ट्रेड को अगर हम रेगुलेट कर लोगे, इस तरह से रेगुलेट करो कि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए। ओके, तो ये है साइट्स। अब इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही थी। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे एक प्रपोजल आया कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट्स की अब अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है वापस से। तो 4 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका की चार चार कंट्रीज, सॉरी अफ्रीका की 4 कंट्रीज, इनके बीच में ये आइवरी ट्रेड जो है, जो यहाँ पे वो होता है ना, आइवरी होती है ना एलिफेंट की, जो उनका दांत होता है उसमें से आइवरी निकलती है, तो आइवरी ट्रेड हम वापस से शुरू कर सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया ने काफी सारे एफर्ट्स किए हैं एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, एलिफेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और ऐसे में एलिफेंट पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया कई सारे एफर्ट्स करता रहा है। इंडिया ने तो काफी पहले ही आइवरी ट्रेड को बैन कर दिया था। ऐसे में इंडिया से एक्सपेक्टेड था कि इस प्रपोजल पे इंडिया ना कहेगा, नो बोलेगा, क्योंकि एलिफेंट्स के लिए इतना कंजर्वेशन करता आ रहा है इंडिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इंडिया ने बोला ठीक है आप कर सकते हो, इंडिया अगेंस्ट नहीं गया। ठीक है, इस प्रपोजल के। लेकिन हालांकि ये प्रपोजल तो हार गया। ठीक है, और ये प्रपोजल था नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में। ओके, और इस प्रपोजल, वैसे तो ये प्रपोजल हार गया, लेकिन क्वेश्चन खड़ा होता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। इंडिया का कहना ये है, इंडिया बेसिकली, इंडिया ने नहीं कहा, ये अंदर की बात ये पता चली कि नामीबिया इज वन ऑफ द पार्टी हियर। देखो ये नामीबिया एक पार्टी है, और नामीबिया से ही अभी हम अपने देश के लिए कुछ चीता लेकर आए हैं। आपको पता है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ है हमारे देश में, चीताज लेकर आए हैं नामीबिया से, सो दैट चीता जो है उसको हम अपने देश में फिर से ला सकें। और नामीबिया ने उस टाइम पे हमसे ये एग्रीमेंट किया था कि हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे या इंटरनेशनल मीटिंग्स पे आप हमारी साइड लोगे इंडिया, इस तरह से नामीबिया ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। और इस एग्रीमेंट में साइट्स भी आता है।
और क्योंकि नामीबिया ने ही ये प्रपोजल दिया था कि हम चाहते हैं आइवरी ट्रेड शुरू हो, और इसके पीछे कारण क्या था कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन अब अच्छी हो रही है, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है अब हमको साथ तो देना है आपका, तो इसमें इसीलिए इंडिया ने इसको अपोज नहीं किया। ओके, साइट्स के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। एलिफेंट्स के बारे में बता दूं कि एलिफेंट्स जो है इंडिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब इंडिया में COP3 हो रही थी ना साइट्स की, उस टाइम पे इंडिया ने अपना लोगो में भी एलिफेंट को रखा था, क्योंकि इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है एलिफेंट्स को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में टिल नाउ। ओके, और यहाँ पे इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड तो ग्लोबली 1989 में ही बंद हो गया था, और अफ्रीकन एलिफेंट सभी एलिफेंट्स को अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया था। इसमें जब अपेंडिक्स 1 में नहीं थे ना ये एलिफेंट्स, तब इंडिया ही था जिसने बोला था कि सभी एलिफेंट्स को, सारे ही स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स को अपेंडिक्स 1 में डाल देना चाहिए। अपेंडिक्स 1 क्या है साइट का, जहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है एनिमल्स को, अपेंडिक्स 2 में कम प्रोटेक्शन मिलता है, तो अपेंडिक्स 1 में डाल देना चाहिए, ये कहा था इंडिया ने। ओके, तो ये है बेसिकली पूरा मुद्दा इंडिया और आइवरी ट्रेड को लेकर। ओके, समझ में आया आई होप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आईआर से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही शानदार सा एडिटोरियल है, आंखें खोल देगा। कह रहा है ये एडिटोरियल कि भाई अभी जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, ठीक है, कई सारे जो पोल्स हैं वो दिखने को मिल रहे हैं। एक साइड पे रशिया है, ठीक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, दूसरी साइड पे यूएस है, ठीक है, जो नेटो वगैरह के साथ मिला हुआ है, तीसरी साइड पे चाइना है, एंड सो ऑन। ओके, तो कई सारे पोल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया से पूछा जा रहा है तुम किसकी साइड हो, इंडिया बताओ किसकी साइड हो, ठीक है, रशिया की साइड हो कि यूएस की साइड हो, क्योंकि तुम इंडिया के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से खड़े हो रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तुम एक भी बार आके रशिया की निंदा नहीं कर रहे, रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, रशिया को अग्रेसर नहीं बोल रहे, या फिर रशिया के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास होता है उसमें तुम एब्सटेन कर जाते हो, तो तुम यहाँ से दिख रहा है रशिया की साइड हो। लेकिन तुम यूएस के साथ भी रिश्ते निभा रहे हो, तो यूएस की साइड भी हो। रशिया और यूएस तुम दोनों बोलते हो, दोनों तुम्हारे अलाय हैं, लेकिन तुम एग्जैक्टली हो किस साइड पे, इंडिया से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन विच साइड इंडिया इज। लेकिन इंडिया वर्ल्ड को ये बताना चाहता है कि भाई देखो इंडिया किसी की साइड नहीं होता, इंडिया खुद एक साइड है, इंडिया खुद एक पोल है, ठीक है, तो जहां पे रशिया यूएस चाइना ये पोल्स है ना, वैसे ही इंडिया भी एक पोल है। तो क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, क्वेश्चन करेक्ट करके बोलो कि इंडिया तुम्हारी साइड क्या है, इंडिया तुम किसकी साइड हो, ये मत पूछो हमसे। क्यों ऐसा, इतना एटीट्यूड किस बात का भाई, तो इतना एटीट्यूड इस बात का कि हमने वो एफर्ट्स करे हैं, हमने अपने बिहेवियर में दिखाया है कि यस, इंडिया इज केपेबल ऑफ बीइंग अ पोल, और इंडिया इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, जियो पॉलिटिक्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया कि ये एक पोल की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इंडिया की बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। ओके, तो इंडिया जो है अभी तक किसी की भी साइड नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि इंडिया कभी ये मानता ही नहीं कि हम एक सैटेलाइट स्टेट है, या कभी हम कोई कैंप फॉलोअर बनेंगे। ना हमने वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी की एक साइड की, किसी की साइड ली, ठीक है, ना हमने कोल्ड वॉर के दौरान किसी की साइड ली, ना ही हम अभी किसी की साइड ले रहे हैं। हम ना सैटेलाइट स्टेट बनने के लिए यहाँ हैं, ना ही कैंप फॉलोअर, हम खुद अपनी साइड बनाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी कैंप को फॉलो नहीं करते, और इंडिया बिल्कुल डिजर्व करता है कोई पोल के तौर पे ट्रीट किया जाना, क्योंकि अभी देख रहे हो G20 SCO, इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चेयर अभी इंडिया के पास है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट तो है वर्ल्ड के लिए। तो ऐसे में इंडिया भी एक पोल है, इंडिया भी एक साइड है। पॉलिसी मेकर्स का भी कहना ये है कि इंडिया एक साइड है, हमारा सोचने का तरीका ही उस तरह का है ना। और ये अभी की बात नहीं है, हिस्टोरिकली आप देखोगे हमने इतना बड़ा इंडिपेंडेंस वॉर लड़ा, ठीक है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस आर्टिकुलेशन होते थे, लीडर्स बातें करते थे, और लीडर्स की बातों में आपको देखने को मिलेगा, गांधी, तिलक, नेहरू, इन सब की बातों में देखने को मिलेगा कि आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल की बातें होती थी, इंटरनेशनली क्या हो रहा है उसके ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर बातें होती थी। ओके, इंडिया ने अपनी प्राइमेसी प्रूव करी है, ठीक है, इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया रीजन में इंडिया ने अपनी प्राइमेसी प्रूव करी है। इंडिया का सिविलाइजेशनल जो हिस्ट्री है बहुत बड़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन रही है। इंडिया ने किसी भी टाइम पे किसी भी अलाई का साथ नहीं दिया, नॉन अलाइनमेंट मोशन को फॉलो किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है, यूनिक है, ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है वो मॉडर्न स्टेट में लाई करता है। तो इंडिया का व्यू ये है कि लोग हमें एज अ पोल देखें, एज अ कोई चीयर लीडर नहीं है, ठीक है, हम खुद अपने आप में एक पोल हैं। ऑलराइट, तो ये कहता है इंडिया। इंडिया का लेकिन नॉन अलाइनमेंट लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि हम किसी भी एक जने की साइड नहीं लेंगे, किसी भी एक ब्लॉक की साइड नहीं लेंगे, हमने ये कहा था। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हमने बोला ना ही हम यूएसएसआर की साइड लेंगे, ना ही हम यूएस की साइड लेंगे। तो लोग क्या समझते हैं कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया हर जगह न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम साइड्स लेंगे, अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग केसेस में साइड लेंगे, लेकिन वो केस बाय केस
जो है बेसिस पे वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि अभी हम अगर रशिया की साइड लेंगे तो पूरे जीवन काल में हम रशिया की ही साइड लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमको किसकी साइड लेना है। ओके, और ये चीज जो है ये हमारे अंदर कैसे आई है, हमको समझ में आ गया कि भाई हमको जो करना है ना दैट इज फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो बोलेगा हम वैसे करेंगे, अपने प्रिंसिपल्स को साथ में रखेंगे लेकिन रियलिज्म को खोने नहीं देंगे। इस बेसिस पे हमने अपना ये जो पोल है डिसाइड किया है। तो इंडिया का आइडिया क्या है पोल होने का? क्या इंडिया का आइडिया पोल होने का मतलब, पोल क्या होता है बेसिकली? दुनिया पोल किसको समझती है? जिसके पास बहुत पावर है, जिसके पास मिलिट्री पावर बहुत है, जिसके पास बहुत सारे अलायंसेस है, क्या वो अलाय है? क्या वो एक पोल है? इंडिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के हिसाब से पोल वो है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज के लिए बोल सके, लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बोल सके। जैसे कि इंडिया बोलता है, वैक्सीन मैत्री याद होगा आपको, जब कोई मदद नहीं कर रहा था इन कंट्रीज की, इंडिया ने करी थी। ठीक है, इंडिया डिस्करेज करता है किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को अपनी स्पेस में। साउथ एशिया में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देता इंडिया। ओके, और यहाँ पे एक नेचुरल क्लेम है इंडिया के पास प्राइमेसी का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये सब चीजें इंडिया को एक पोल बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया मानता है इंटरनेशनल ऑर्डर को, इंटरनेशनल लॉ को। किसी एक कंट्री के बेसिस पे या किसी एक कंट्री के पीछे पीछे इंडिया नहीं चलता। तो यहाँ पे चाहे कोई भी ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, नाटो हो, रशिया यूक्रेन हो, इराक हो, सर्बिया का मुद्दा हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा हो, इंडिया हमेशा यूनिक प्लेयर रहा है। क्योंकि इंडिया का जो यहाँ पे डिसीजन होता है वो कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिपेंड नहीं करता। इंडिया जो भी डिसाइड करता है अपने फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करता है। इसीलिए इंडो पैसिफिक देख लो, कोई भी मुद्दा देख लो, सिक्योरिटी का, क्लाइमेट का, या कोई भी ग्लोबल मुद्दा देख लो, सभी जगह पे इंडिया ने ये प्रूव किया है एवरी टाइम दैट इंडिया इज अ पोल। इंडिया इज नॉट ऑन अ साइड ऑफ एनी पोल, इंडिया इटसेल्फ इज अ पोल। तो दुनिया को भी समझना चाहिए कि भाई हम एक चीयर लीडर नहीं है, हम अपने आप में एक पोल है, और इंडियन पोल को रिकॉग्नाइज करने का समय अब आ चुका है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, एंड ये है आपका मेंस का क्वेश्चन। आप कोशिश करना इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की, इसका आंसर देने की, और पोस्ट कर सकते हो इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, आई विल ट्राई टू रिव्यू इट, एंड द पियर्स, योर पियर्स विल आल्सो बी रिव्यूइंग इट। ओके, तो इसको जरूर से अटेम्प्ट करना। एंड दैट वाज आल्सो टुडे, अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो इस तरह के एक्सरसाइजेस में, जैसे कभी हम मेंस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, कभी सी सेट, कभी जीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहा करो, कभी मैपिंग होती है, इससे परफॉर्मेंस समझ में आती है। ओके, तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।